अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। बढ़ती हुई महंगाई, अवाम परेशान, हुकूमत की यकीन दहानियाँ, नया माली साल और अवाम दोस्त बजट होगा या IMF दोस्त। अवाम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं और लगता ये है कि हुकूमत अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ये बजट लाने में कामयाब होगी या नहीं। वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि अपने घबराना नहीं है, मुश्किल दिन जो थे वो अब चले गए हैं, अब खुशहाली आएगी, अवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी या नहीं। नए टैक्सेस लगेंगे या IMF मज़ीद रिलीफ देगा इस हुकूमत को। दावा ये किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि टैक्सेस नहीं लगाएंगे, लेकिन जो इंसाइट्स हैं वो ये बता रही हैं कि बजट जो है इसमें टैक्सेस शामिल होंगे। दूसरी तरफ सलीम मांडीवाला सर कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट बढ़ाया था हमने और मौजूदा हुकूमत ने इसको गिरा दिया। और वफाकी वज़रा जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमने इस ग्रोथ को में इजाफ़ा किया है। ये एदाद व शुमार कितने दुरुस्त हैं और क्या वाकई में तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं और आने वाले जो 2 साल हैं वो सही मानों में अवाम की खुशहाली के साल होंगे और पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकेंगे या नहीं। अगर हम PDM की बात करें, PDM का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा इस वक्त, चूँकि अपोजिशन तकसीम का शिकार है और इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो चुकी है। वापसी के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं हैं और ये बात बिलावल भुट्टो बार बार कह चुके हैं कि हमारा अब PDM में वापसी के लिए का कोई रास्ता नहीं है, कोई ऐसी ढील हमारी नहीं होगी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ साहब के लिए कहा यह जा रहा है हुकूमत और नून लीग के दरमियान डील हो रही है। ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उनका भी इसी तरह के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर हम कराची की बात करें और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादियों की बात करें तो इत्तेहादी जो हैं वो नाराज़ हैं मौजूदा हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। MQM भी उन्होंने धमकी दी है कि वह हम अलहदगी इख्तियार करेंगे वफाकी हुकूमत से। क्या वो कोई बड़ा फ़ंड्स लेने का मुतालबा कर रहे हैं और अगर ऐसा है तो क्या हुकूमत की जो सीटें हैं हुकूमत से बाहर आएगी MQM पाकिस्तान, या वो अपने मुतालबात पूरे होने की यकीन दहानी के साथ ही हुकूमत का आगे साथ भी देगी। कराची की जब हम बात करते हैं तो कराची क्यों सिंध और वफाक की तरजीहात में शामिल नहीं है, कराची डेवलप नहीं हो रहा। आर्मी चीफ पिछली बारिशों में जब कराची आए थे तो उन्होंने कहा था कि 3 साल में ये शहर डेवलप होना चाहिए, लेकिन 62 अरब 162 अरब, उसके बाद 1100 अरब, फिर 900 अरब, ये वो पैकेजेस हैं जिनका ऐलान तो हुआ लेकिन हकीकत में कराची में इनमें से कोई एक पैकेज पर भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है, क्यों कराची के अवाम को और कराची को ख़ास तौर पे जो पूरा मुल्क चला रहा है, सूबे को 95% रेवन्यू जनरेट करके देता है और वफाक को 60% रेवन्यू जनरेट करके देता है, उसके बावजूद इस शहर के साथ ज़्यादती क्यों हो रही है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई सीनियर सियासतदान और चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के जनाब अमानुल्लाह खान साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब, अगर हम बात करें महंगाई की और महंगाई से पहले अगर हम कराची की बात करें तो क्यों कराची डेवलप नहीं हो रहा, कराची क्यों ना वफाक की तरजीहात में शामिल है ना सिंध की तरजीहात में शामिल है, और ये कराची आखिर कैसे डेवलप होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़ीर भाई, आपने बुलाया और बड़े ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक आपने ये चुने हैं। सबसे पहला जो बात आपने की कराची की डेवलपमेंट की, और बिल्कुल आपने सही कहा, कराची वो शहर है जो पाकिस्तान को तकरीबन 65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उसके बावजूद भी कराची के अवाम मसाइल का शिकार हैं। यहाँ बहुत बड़ा जो जुल्म है कि मरदमशुमारी जो इन्होंने 1.5 करोड़ दिखाई है, हकीकत में 3 करोड़ से ऊपर है। और मैं कहता हूँ कि कराची का अवाम ने MQM को बार बार इस शहर की हुक्मरानी दी, भला गहरे MQM ने यहाँ हुकूमत की पिछले 25-30 साल से। उसके बाद इस मरतबा 14 सीटें PTI को कौमी असम्बली में और 30 के करीब सूबाई असम्बली में मिली हैं। तो मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी
पीटीआई और पीपल्स और एमक्यूएम, तीनों कराची के अवाम की मुजरिम हैं। तीनों ने पाकिस्तान के इस सूबे की कोई खिदमत नहीं की। यहाँ इतना बड़ा जुल्म है कि यहाँ पानी के बड़े बड़े हाइड्रेंट, बड़े बड़े टैंकर चल रहे हैं। आपको अंदाज़ा है 50,000 टैंकर रोज़ाना का यहाँ टैंकर जो है, टैंकर माफिया कराची के लोगों को टैंक देता है। अगर एक टैंकर 3,000 में मिलता नहीं है, लेकिन मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि 3,000 में पर टैंक मिले तो आप लगा लें कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए का पानी रोज़ाना ये टैंकर कराची का अवाम को लूटते हैं। ये उनका ये क्या हो रहा है, जो मेन पाइप लाइनें आ रही हैं उसमें शगाफ डाल के हाइड्रेंट बना दिए गए हैं और ये ट्रकों के ज़रिए ये पानी कराची के अवाम को बेचा जाता है। ठीक, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इसके ऊपर कराची के अवाम को 1.5 से 2 अरब रुपए का महीने का एवरेज, वो भी टैक्स का टीका लगा रहा है बजाय पानी देने के। सही, पानी नहीं दे रहा। ठीक है। तो अब आप जब ये सूरत हाल है कि पानी के ऊपर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कराची के, सीवरेज देख लें, नाले देख लें, सड़कें टूटी हुई इसमें हैं। कोई शक नहीं अमानुल्लाह फराचा साहब, कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और इस शहर में आज हम सीवरेज के वाले से हम बात कर रहे हैं, पानी के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी बात कर रहे हैं। और जब हम ख़ास तौर पे बात करते हैं सड़कों की, टूटी फूटी सड़कें हैं, यहाँ पे इस वक्त हमें मेगा प्रोजेक्ट्स पे बात करनी चाहिए थी। होना ये चाहिए था कि जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची को दुनिया का बेहतरीन शहर होना चाहिए था। लेकिन प्राचा साहब, आप नहीं समझते कि कराची को इस हाल में या इतना डिस्टर्ब करने में, जहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी है या हमारी ब्यूरोक्रेसी है या हमारी इवन इस्टेब्लिशमेंट है, मैं ये समझता हूँ कि उसके साथ साथ सिविल सोसाइटी का भी उतना ही किरदार है, क्योंकि यही अवाम पानी का टैंकर जो है वो ख़रीद कर पीने को तैयार हैं। यही अवाम जो है वो लोड शेडिंग बर्दाश्त करते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते, प्रोटेस्ट नहीं करते, शिकायत नहीं करते। तो आप नहीं समझते कि सिविल सोसाइटी भी उतना ही इसका? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी। लेकिन आप देखिए ना, गला घोट दिया आपने कराची के अवाम को एक बंद गली में पहुँचा दिया है। और इस वक्त वो उस पोजीशन में, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कैसे SHO है, अगर इस इलाके का, उसके इलाके में क्राइम नहीं रुकते और रोज़ बरोज़ क्राइम बढ़ते जाते हैं, डकैतियाँ होती हैं, उसको उठा के आप सदर में या औरंगी में लगा दें तो वहाँ भी ये क्राइम होते रहेंगे। कराची के अवाम ने बार बार पीपल्स पार्टी या MQM को मुंतखब किया और अब PTI को मुंतखब किया है। तो ये जो आज की अपोजिशन है, जो ये कल हुकूमत में थे और ये इसके अंदर कई अफराद वो PTI के अंदर आ गए और वो भी आज फिर हुक्मरानी कर रहे हैं। जब वो PTI का दौर ख़त्म होने लगेगा तो भाग के नून और पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो लोगों को तब्दीली इसलिए नज़र नहीं आई कि निज़ाम की बातें करते थे चेंज कर देंगे, बल्कि जो हुक्मरान हैं वो बार बार वो जो पावर चेयर है, जो म्यूजिकल पावर चेयर, उन्हीं लोगों को आप ले आते हैं। अगर आप इंसान चेंज कर दें, हुक्मरान चेंज कर दें, लेकिन तो इसका हल क्या है? आपको भी तो लोग वोट नहीं दे रहे। आपकी जो जमातें हैं, आज आप जैसी जितनी जमातें हैं, उनको तो वोट नहीं पड़ रहा है। तो फिर वजह क्या है? हमारा काम है कि लोगों को अवेयरनेस देना। तो आप इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस देने में नाकाम रहे अब तक? अभी तक है, इसको आप नाकाम ही नहीं कह सकते। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोगों को जो सबसे बड़ी अवेयरनेस दी है और लोगों में आ गई है कि 1% लोग इस मुल्क पर 99% पे काबू हैं। उन्होंने काबू करके रखा हुआ, उन्होंने सिस्टम अरबों, वो कहते हैं हमने करोड़ों वो लगाते हैं और फिर अरबों कमाने के लिए आते हैं। लोग अब जाग गए हैं। ये जो करोड़ों लगा के अरबों कमाने वाला जो लोगों के पास अब जो चीज़ें पहुंच रही हैं, और आप देख रहे हैं जिसका भी कच्चा चट्टा उठाया जाए, वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई जमात हो, वो उन्होंने उनकी मोरूसी सियासत चली आ रही है और वही लोग इस मुल्क पे हुक्मरानी करते आ रहे हैं। तो उसको तब्दील करने के लिए अवाम भी अब तंग आ गए हैं। क्या बिल्कुल ये लोग, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार ये लोग करने नहीं देंगे, इनके पीछे और लोगों का भी हाथ है, जो बेशक इस्टेब्लिशमेंट कह लें, कोई भी कह लें, लेकिन है ज़रूर। लेकिन आम आदमी जिस वक्त अवाम का रिला निकलेगा, जैसे आपने अपने शुरू प्रोग्राम में कहा कि अवाम तंग आमद जंगामत पे आ चुके हैं, महंगाई उनकी है, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, कोई नौकरी जो है, चीखें निकल गई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवाम सड़कों पर नहीं निकल रहे, अभी तक नहीं निकल। वही मैं भी और आप भी, हम और सिविल सोसाइटी को सबको कहते हैं कि खुदा के वास्ते अपने आने वाले नस्लों को बचाने के लिए सड़कों पे आ जाएं
वो उस वक्त तक सड़कों पर रहें जब तक कि आपके मुतालबात पूरे ना हों। ये हुक्मरान ऐसे जाने वाले नहीं हैं, यही वरना लोग म्यूजिकल चेयर लेते रहेंगे, मौरूसी सियासतदान आते रहेंगे। ठीक है, इसका हल क्या है सर? सिस्टम आप नहीं समझते यही जमहूरियत बेहतर होगी? कुछ सिस्टम में तब्दीली लानी की निज़ाम चेंज करना है। कैसे चेंज होगा? मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात की आपने। हम मुसलमान हैं पहले, बेशक, और हमें अल्लाह पाक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से, तोफ़ैल से हमें कुरान मजीद जो ज़ाब्ता हयात है और एक मुकम्मल मईशत की किताब है वो। ठीक, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अगर वो कुरान मजीद में अल्लाह पाक कह रहा है कि जो शख्स जो सूद का काम करेगा उसने मेरे और मेरे रसूल के खिलाफ जंग की। अगर आप IMF आपके मुल्क का बजट बनाता है और आपके मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर को और आपके मुल्क के गवर्नर को वो नॉमिनेट करता है, तो वो तो सूद दर सूद की ही मईशत बनाएगा ना। अमेरिका में और यूरोप में ऑलमोस्ट सूद 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है, तो उनकी तरक्कियां देख लें। अगर यूरोप और अमेरिका सूद की 0 सूद के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर तरक्की की आसमानों पर छू रहा है, तो हम तो मुसलमान हैं जिसके दीन में, जिसके कुरान ने आपको कह दिया है कि आप सूद के काम से सूद को छोड़ दें। अगर आपकी मईशत सूदी मईशत है तो जिंदगी में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते, ये अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो इस तरह की कोई तब्दीली नहीं है, यहाँ तो सारी चीजें ही सूदी हैं। इसलिए ना अब इसको खत्म करना है। आपने कहा ना तब्दीली कैसे होगी? तब्दील बड़ी सिंपल है कि हमने सूद के निज़ाम को छोड़ना है। जब सूद के निज़ाम को छोड़ेंगे तो हमें IMF को बाय बाय करना पड़ेगा। और आपके वज़ीर-ए-आज़म भी IMF को बाय बाय करने गए थे, उनका था खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन चले गए हैं। हमारे साथ जब वज़ीर-ए-आज़म साहब थे, जब हमने तहरीक इंसाफ बनाई थी, तो ये बातें तय हुई थी। तो यही तो हम कह रहे हैं। आपको मैं बताऊं, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वर्ल्ड बैंक को बाय बाय कर दिया गया था, IMF के बड़े बड़े कर्जों को रोक दिया गया था। लेकिन इसका मतलब जब करने पे आए तो हम कर सकते हैं। तो कौन नहीं कर रहा है फिर इस वक्त? इसलिए नहीं करना चाहते कि आपने अपनी बागडोर जो है वो अमेरिकन को, यहूदियों को हाथ में दे रखी है, और उनका ये निज़ाम जो है ना IMF का, वर्ल्ड बैंक का, वो सूदी सिस्टम उनको सूट करता है। वो अपने वो बंदे पाकिस्तान जिस बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुशर्रफ दौर में आपने कहा कि कंट्रोल हो गई थी, उस वक्त अगर कंट्रोल हो सकती तो आज क्यों नहीं? आप देखें ना, डॉलर की आप बात करते हैं कि डॉलर उस वक्त कंट्रोल किया था। ठीक है, आज ये बोला जाता है कि डॉलर हमने कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल नहीं किया है। सही, इसको कंट्रोल करना नहीं बोलते कि आज कोविड 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं। इस 2-2.5 साल में हज हो रहा था, पाकिस्तान से 4-5 लाख आदमी हज पे जाते थे। सबसे 20 से 25 लाख लोग हज उम्रा करते थे। मिडिल ईस्ट में लोग जाते थे, दुबई, सऊदीया, कतर, कुवैत, बहरीन, यूरोप में जाते थे, अमेरिका में जाते थे। तो लाखों डॉलर की, अरबों डॉलर की परचेजिंग होती थी, और वो परचेजिंग लोकल मार्केट से होती थी, तो डॉलर रुकता नहीं था। आज ये लोग जाना शुरू हों जरा हज पे, उम्रों पे, और जरा ट्रैवलिंग खुल जाए, तो ये तो 250 पे आप नहीं रोक सकेंगे। ये तो मसनूई तौर पे रुका हुआ है। इसकी मईशत तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं अगर आप 4 अरब 5 अरब वहां से आपके रिमिटेंस आ रही है, तो 6 से 7 अरब रुपए डॉलर तो आपको ये चला जाएगा जो लोगों की ट्रैवलिंग पे रुका हुआ है। तो आप खुश ना हो। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले खुद कह रहे थे कि वो भारत और मलेशिया, अगर वो उसको कोविड की वजह से यूरोप ने उनकी चीजें बंद कर दी, सही, तो आप खुश हो गए कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ खड़ी। हमारे साथ इंडस्ट्री नहीं लगी, हमारे पास रखी हुई चीजें सेल आउट हुई, रखी हुई तो कोई आपका आज उनकी खुल जाएगी इंडस्ट्री, कल आप फिर जीरो है। ठीक है, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म बार बार दावा ये कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त निकल गया, घबराने वाला दौर चला गया, अब हम आपको रिलीफ देंगे, आपको लगता है इस बजट में आवाम के लिए कुछ है, आवाम को रिलीफ मिलेगा, या मजीद कोई कर्जों का बोझ भी आएगा, टैक्सेस का बोझ भी आएगा? जब तक सर IMF है और वर्ल्ड बैंक है, और जब तक इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो हमारे ऊपर हमारी बजट बनाएंगे, जो IMF और वर्ल्ड बैंक के अहदेदारान हैं और उनके वो वफादार हैं, तो पाकिस्तान का वफादार वो नहीं हो सकते। अच्छा, उसके लिए कुछ भी आप कर लें, जो भी आप तब्दीली लाते हैं यहाँ पे, बजट जो है, आवाम ये नहीं कहती कि आपका जो आपने रॉकेट आसमान पे फेंक दिया या आपने मिसाइल बना लिया। आवाम कहती हैं मेरे प्याज की क्या पोजीशन है, मेरे आटे की है, मेरे बच्चों को स्कूल की फीसें नहीं है, मेरे पास जिसकी बिजली का बिल 1200-800 आया करता था, आज 2500 से 3000 बिल आ रहा है। लोगों की कमरें टूट गई हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। खुदा को माने, इनको माने नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन आपने खान साहब के साथ वक्त गुजारा, आपने कराची में पार्टी की बुनियाद रखी, लेकिन प्राचा साहब नहीं समझ आ रहा है माशी इस्लाहात, वो कह रहे थे मैं इस्लाहात लेकर आऊँगा, चलो इसी सिस्टम में रहते हुए इस्लाहात नहीं आई, 3 साल तक वो तजर्बे करते रहे। अब क्या होगा? अब अगले 2 साल में वो आवाम के पास कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते। अब देखिए ना, अगर उनको जाना होता तो डे 1 से, अगर जो मेरा एक
मैं एक बात को समझता हूँ कि अगर मुशर्रफ साहब चाहते हैं तो पहले 6 महीने में काला बाग डैम बना लेते, आज आपके पानी की कमी ना होती। इसी तरीके से इनको जो भी नई हुकूमत आती है ना, पहले 6 महीने से साल में जो असलाहत लानी होती है उसको करना होता है, बाकी के तो 3-4 साल मॉनिटर करने होते हैं। ठीक हो गया। तो जो उन्होंने पॉलिसीज़ को अनाउंस किया और जो उन्होंने चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है उसको उनको मॉनिटर करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आपको उसको पूरे को सिस्टम को लेकर चलना होता है। वो तो की नहीं, और आप कहते रहे हमने ये कर दिया वो कर दिया। देखें, जब किसी चीज़ की बुनियाद आप सच पे नहीं रखेंगे ना और उसके ऊपर फिर आप कभी भी सही नहीं हो जाएंगे। जब 3 साल में लोगों के हालात दुरुस्त नहीं हो सके तो अगले 2 साल में कैसे होंगे? तो चूंकि शौकत तरीन आ गए, 49 साल का इनका तजर्बा है, ये बैंक को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, IMF को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, और वो कह भी रहे हैं। और अब अगले 6 महीनों में इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएगी, सही मानों में आपको लगता है कि कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें? आप जानते हैं उसका क्या, उनका क्या कसूर है? शौकत तरीन साहब का आ गए हैं, बैठ गए हैं, समर्ट बैंक चला रहे थे, कौन सी रेटिंग है समर्ट बैंक की भी आप देख लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल बात तो ये पड़ेगी जिस वक्त बजट अनाउंस होगा और अगर बजट पास हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि और आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिले, बिजली के अंदर, गैस के अंदर, पेट्रोल के प्राइसेस के अंदर, रोज़ाना की ख़रीदो फरोख्त की चीज़ों में, चीनी में, आटे में, घी में, तेल में, तो हम कहेंगे टैक्सेस में, हाउस के टैक्सेस में, यहाँ तो 4-4, 5-5 टैक्सेस हैं। कंट्रोलर का टैक्स अलग है, DHA का टैक्स अलग है, बल्दिया का टैक्स अलग है, फेडरल रेवेन्यू बोर्ड का टैक्स अलग है। लोगों की टैक्सों पर भरमार है। एक आप टेलीफोन करते हैं ना, मोबाइल के अंदर कार्ड डालते हैं तो उसमें 25 से 30% कट जाता है। इसी तरह आप बिजली के लिए, आप चाय की प्याली पीने जाए, सर एक चीज़, चाय की प्याली पीने जाए, खाना खाने जाए, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। उसके बाद ये टैक्स आप दे रहे हैं, उसके बाद आप सालाना टैक्स अलग, FBR को टैक्स अलग दे रहे हैं। तो ये टैक्सों की इतनी भरमार है, तबाही मचा दी आपने, हर तरफ तबाही मची हुई है। तो पेट्रोल ले रहे, जो आप पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, तकरीबन उसकी कीमत जो है 46 रुपीज़ है। ये तो और आप कितने ले रहे हैं? ये तो 56 रुपए आप उस पे ड्यूटी ले रहे हैं। शब्बरजादी आए, वो छोड़ के चले गए, वो नहीं उसको चलने दिया गया। आपको लगता है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो सही मानों में हमारे पास हो रही है और टैक्स नेट में लोग नहीं आ रहे? आपका जो बिजनेस तबका है वो नहीं आ रहा टैक्स? सर आप कैसे कह रहे हैं, कैसे आप इस बात को कह सकते हैं? आप अपने ताजरों को, इंडस्ट्रियल्स को चोर कहते हैं। आपको मालूम है 2001-2 में जब शौकत अजीज़ थे, मैं शाही वाली बातें तो उसको तो कर सकता हूँ ना, करें। उन्होंने जब आप एक दफ़ा टैक्स का आपने रिटर्न दाखिल कर देते थे ना, एक ताजर इंडस्ट्रियलिस्ट एक दफ़ा रिटर्न भर देता था, तो किसी टैक्स वाले की, इनकम टैक्स वाले की, ETO की, ITO की जरूरत नहीं होती थी कि वो आपको कोई नोटिस भेज सके, क्योंकि लोग, आपने अपने बिजनेसमैन पर ट्रस्ट किया। वो बढ़ के कितने अरबों रुपए का अमाउंट बढ़ा। अब जब आप अपने लोगों को कहते हैं कि हम टैक्स नेट पर लाएंगे, आप नए टैक्स नेट वालों को क्रिएट करें, आप फ्रेंडली माहौल बनाएं। आप तो एंटी करप्शन और दूसरे इदारे और पकड़ ना करें, आप ये कह रहे हैं। और क्योंकि कैश का जो फ्लो है उसको आपको ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि ज़ाहिर आप उनको टैक्स नेट में लेके आएँ, लेकिन तरीक़ाकार आप ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली होना चाहिए, ड्रा करना करें। आपने इतना डराया ना जी, जिसका नतीजा क्या निकला कि आपने ताजर को चोर का, आपने डाकू का, आपने इतने बड़े बड़े FATF की कहानियाँ डाल दी। लोग यहाँ से करोड़ों अरबों रुपया जो सर्कुलेशन में था, बैंकों में चल रहा था, इंडस्ट्रीज में चल रहा था, ट्रेड में चल रहा था, वो लोगों ने निकाल लिया। एक बात सर, वो ड्रेन आउट हो गया पैसा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस हुकूमत की अगर हम बात करें, इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन अभी भी ओपोजिशन वाला स्टाइल है उनका, उनकी जो कैबिनेट है वो भी, उनका एटीट्यूड ऐसा है, तो उनके रवैयों की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। जहाँ पे यानी अच्छी बात वो करना चाह रहे होते हैं, जहाँ वो अच्छी बात कहना, वो अच्छी बात चाह रहे होते हैं, लेकिन उनके लहजों की वजह से काम ख़राब हो जाता है। होना ये तरीका ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अपोजिशन को, इस हुकूमत को साथ लेकर चलना चाहिए था। ठीक, सुबह शाम एक ही रट कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नारों नहीं दूंगा, मैं ये डाकू हैं, मैं चोर हूँ, पकड़ लेते आप। 3 लोगों को तो इससे कोई वास्ता नहीं है कि आप किसी चोर को पकड़ें या डाकू को पकड़ें। कहा था आपने पकड़ेंगे, अरबों रुपए लाएंगे, नहीं आपने रिकवरी की। तो लोग तो नहीं चाहते, लोग तो ये चाहते हैं कि यार हमारे हालात दुरुस्त हुए कि नहीं, मुझे तो कोई वास्ता नहीं है। अगर मेरे घर में रोटी खाने के नहीं है, मेरे लिए बच्चों को फीस देने के पैसे नहीं है, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, जब मैं बीमारी का इलाज अपने नहीं करवा सकता, महंगाई इस कदर होशरुबा हो चुकी है कि कई घरों में बच्चियाँ बैठी हैं, शादियाँ नहीं हो सकती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि लोगों को इसकी परवाह है कि आप बजट में क्या लाते हैं? बजट में अगर आप डायरेक्ट रिलीफ आवाम को देते तो मानेंगे। आपने कौन सी चीज़ को रिलीफ देना है जिसकी वजह से आवाम को जो है ना सुख का चैन मिले?
आप जब ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को आप वो डीमोरलाइज करते हैं, उनको चोर बोलते हैं, जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे, जब वो कारोबार नहीं करेंगे तो लोगों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, इसमें कोई बिजनेस शक कहाँ से आएगा? आपको साजगार माहौल बनाना होगा ताकि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो अपना बिज़नेस लेकर आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने माहौल अच्छा बनाना है, लोगों को डराना नहीं है, और ख़ास तौर पे अपने जो बिज़नेस कम्युनिटी है उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।